नमस्कार। अब समय हो चुका है लंच ब्रेक का और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तनदीप कौर। तो जहां हम बात करते हैं तीन बड़ी खबरों की, तो वहीं आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ नए खुलासे जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात ये भी करेंगे जहां ये कहा गया था कि 50% जो सवारियां है वो मेडोर में होंगी, उसके लिहाज से क्या पालन पूर्ण रूप से हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से एसेंशियल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से मुहैया करवाया जा रहा है। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की और बात करेंगे हम वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना महामारी को लेकर। जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एसओपीज़ का पालन जो है कहीं जगह पर भी बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ढील जो है वो प्रशासन की ओर से भी देखने को मिल रही है और लोगों की ओर से भी देखने को मिल रही है। वहीं पर जैसे ही पहले की अगर बात करते हैं पिछले साल की प्रिंसी, तो पहले वैक्सीन नहीं थी, टीका नहीं था, तो इस बीमारी से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वहीं पर अगर अब जब टीका भी आ गया है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर भी राहत भर रहे हैं कि अब टीका आ चुका है तो अब कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर अब जो सामने बात आ रही है कि टीका लगाने लोग जा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा रहे उनका सर्टिफिकेट जो है पहले से ही घर में आ रहा है। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल जो है यहाँ पर खड़ा उठता है, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये एक सर्टिफिकेट, एक तरफ जो है सर्टिफिकेट और दूसरी तरफ कश्मीर के सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है किस तरह से सख्ती बरत रही है। आम जितने भी लोग हैं पूरी तरह से चेक कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। वहीं पर दूसरी ओर जहाँ पर वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, टीकाकरण की बात करते हैं, तो वहाँ पर टीका तो लगाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर एक शख्स की बात करते हैं जिसका नाम हरबंस सिंह बताया जा रहा है, और वो इंसान ने सबसे पहले पंजीकरण करवाया कि अब उसे इंजेक्शन जो है वो लगाना है। और उसके साथ ही जब उसका नंबर आता है उसे कॉल की जाती है कि आपका अब नंबर आ चुका है, आकर आप टीका लगा लीजिए। लेकिन उस शख्स ने आगे से ये जवाब दिया कि मैं फ़िलहाल कश्मीर में नहीं हूँ, मैं जम्मू में हूँ और जैसे ही मैं कश्मीर का रुख करूँगा तो मैं आकर ज़रूर इंजेक्शन लगवा लूँगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस इंसान, वो हरबंस सिंह जो कि खुद पेशे से एक डॉक्टर हैं, उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंजेक्शन लगाने के लिए, आपका सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है और साथ ही साथ आप इस सर्टिफिकेट को जो है डाउनलोड कीजिए। और जैसे ही वो वहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उनका सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार है, जिस पर उनका आधार कार्ड नंबर और तमाम उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर दी है। आप टीवी स्क्रीन पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का और जिस पर उनकी तमाम डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा शौक यहाँ पर होते हैं। और उन्होंने सबसे पहले जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो दर्ज की कि आखिरकार ना ही मेरी राइट लेफ्ट बाजू पर टीका लगा है और ना ही लेफ्ट पर लगा है, तो आखिरकार ये सर्टिफिकेट मेरा कहाँ से बना और किस तरह से यहाँ पर सामने है। तो हम ये कह सकते हैं प्रिंस कि किस तरह से घोटाला जो है यहाँ पर ये नजर आ रहा है। बिल्कुल। और वही तंदीप आप देखिए कि उस शख्स ने रजिस्ट्रेशन तो करवाई, लेकिन उसने ये कहा कि अभी वो वहां पे मौजूद नहीं है, जम्मू में है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसके फोन पे आता है कि आपने जिस तरीके से शुक्रिया करके एक मैसेज आता है और क्लिक करता है, तो वहां पे पूरा एक उसका जो एक सर्टिफिकेट है वो साफ तौर पर दिखता है। तो कहने वाली बात यह है कि बिल्कुल उस शख्स ने वैक्सीनेशन भी नहीं ली, उसके बावजूद भी उसके नाम एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाया जाता है। और इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का साफ तौर पर यह मतलब है कि अब अगली बार वो वैक्सीनेशन नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यही एकमात्र आइडेंटिफिकेशन है हर एक व्यक्ति के पास जिसने वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया होगा। तो अब दोबारा अगर इन्हें वैक्सीनेशन करवानी होगी, ये नहीं करवा सकते। तो आप समझिए कि अब वैक्सीनेशन को लेकर भी एक भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि अब इसको लेकर भी ये अपने अपनों को ही वैक्सीनेशन लगाएंगे क्या, यहाँ से बचा करके कहीं वैक्सीनेशन कहीं और बेची जा रही है क्या, कोई बिजनेस इस पे शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पेशे से वो भी एक डॉक्टर है जिनका ये सर्टिफिकेट जिनके नाम पे किया हुआ है। तो आप समझिए अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो जहां पे एक आम नागरिक जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि तमाम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके साथ इस प्रकार के कितने घोटाले जो है वो साफ तौर पर दिखने को मिलेंगे। क्योंकि डॉक्टर के साथ अगर ये वारदात हो सकती है, तो आप समझिए ऐसे कितने मामले होंगे जो हम तक, आप तक या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक नहीं पहुंच पाए होंगे। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि सरकार एक तरफ जहां ये कह रही है कि आप दो ही विकल्प अपनाइए, एक तो वैक्सीनेशन कराइए, अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट कराइए, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि मास्क और शारीरिक दूरी और जितने भी प्रोटोकॉल्स आपको दिए जाते हैं उनका पालन कीजिए। लेकिन
सवाल यही उठता है कि आप एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पे जोर थाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जब साफ तौर पर सामने आती है कि आखिरकार कौन ये लोग हैं जो इस प्रकार से घोटाला करते हुए अब वैक्सीनेशन में भी साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वहीं पर जिस तरह से आपने प्रिंस ये कहा कि ये पहली बार नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके चपेट में आए हैं, लेकिन हम हरबत सिंह के बारे में ये कहेंगे कि वो एक डॉक्टर थे और उन्हें मालूम था कि मुझे आगे क्या स्टेप लेना है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है। कुछ लोग जो है जहाँ पर ये मैसेज ड्रॉप करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अपना मैसेज बॉक्स जो है खोलकर चेक भी नहीं करते, और कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि हमने अपना सर्टिफिकेट किस तरह से जो है डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्हें तो मालूम था, उन्होंने अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है ताकि जनता को पता चले कि आखिरकार यहाँ पर भी भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है, कितना बड़ा यहाँ पर भी घोटाला जो है किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को भी लेकर बिना टीका लगाए भी उनके घर पर जो है सर्टिफिकेट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, और प्रशासन को चाहिए कि अब इस चीज का पता करवाया जाए कि यहाँ पर वैक्सीन को लेकर कौन है जो भ्रष्टाचार को लेकर ही कर रहा है और इतना बड़ा घोटाला जो है यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी का सवाल है। क्योंकि एक बार ये सर्टिफिकेट आ चुका है तो वो इंसान जो है फिर से इंजेक्शन जो है नहीं लगा सकता। तो बिल्कुल तदीप देखिए ना, यही तो बात है कि एक तरफ आप गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद कर दीजिए, एक तरफ इतने सारे कदम जो है सरकार उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहां वैक्सीनेशन लगाई जा रही है उस पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखता है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि कितना बड़ा स्कैम ये साफ तौर पर निकल कर आया है। यहाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक घोटाला दिखने को मिल रहा है कि अब कहाँ ये वैक्सीनेशन पहुंचाई जा रही है, क्या इसमें कुछ और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की मिली भगत ये देखी जा रही है। क्योंकि वैक्सीनेशन हर एक व्यक्ति का अपना राइट है, हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन ही एक मात्र सहारा है जो आपकी पूरी बॉडी को वैक्सीनेट करवाती है, जिससे आप सक्षम हो जाते हैं कि आप इस कोरोना काल से बच पाएंगे। तो उसके चलते हुए जब ये एक तस्वीर अभी हमने आगे लाई है, आप समझिए कितनी और तस्वीरें होंगी या कितने और ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी तक अपना ये मैसेजेस चेक नहीं किए होंगे या उन्हें भी ये नहीं पता होगा। जैसे इन शख्स की हम बात करें, तराल के, तो ये रहने वाले हैं, पेशे से डॉक्टर भी है, और इनका कहना है कि ना मैंने राइट बाजू में वैक्सीनेशन लगाई, ना मैंने लेफ्ट बाजू में वैक्सीनेशन लगाई, आखिरकार ये वैक्सीनेशन मेरे नाम की लगी तो लगी किसको है, क्योंकि तनदीप किसी के तो खाते में ये गई होगी, क्योंकि वहां पे जो भी सरकार के नुमाइंदे वहां बैठे होंगे उन्होंने तो एक सर्टिफिकेट बनाकर बता दिया कि ये लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है ये तैयार हो गया। वो खाते में एक वैक्सीनेशन का डोज तो चला गया है, लेकिन आखिरकार ये डोज गया तो गया कहां पर है। मैं यहाँ पर ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अभी तो इस वैक्सीनेशन जो है वहां पर फ्री लगाई जा रही है, और जब इसके ऊपर जो है रेट भी लग जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तो तब अभी से फ्री में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार जो यहाँ पर हो रहा है और जब इसके पैसे जो है वो भी लिए जाएंगे तो तब क्या कुछ होगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। बिल्कुल वही यही बात है कि तनदीप जहाँ पे अगर अभी मुफ्त में लग रही है उस पे इतने घोटाले दिखने को मिल रहे हैं। आप समझिए अगर इसमें एक रकम लगा दी जाएगी तो उसके चलते हुए तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होने लगा कि उनके नाम पे एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन डोज उन तक पहुंचा नहीं होगा। और अगर कोई बेचारा अनपढ़ होगा उसमें, जिसे पूरा पता भी नहीं होगा इसमें क्या है, वो तो शांतिपूर्ण वहां कहीं ना कहीं बैठता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। तो वहीं पे सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार कौन ये लोग हैं और आखिरकार इस प्रकार से क्यों ये प्रकृति यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ अब हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि सब जानते हैं जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक जो है वो जारी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रिंसी, तो ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि उनका घर का खर्चा जो है मात्र एक इसी से चलता है, हमारी गाड़ियों से चलता है। और सब जानते हैं कि पिछले साल भी इस कोरोना महामारी के चलते बहुत ही ज़्यादा नुकसान उनको भी झेलना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा कर्जा जो है उनके सर पर भी। वहीं पर जैसे ही कोरोना महामारी थोड़ी कम होती है तो कहीं ना कहीं उनके सिर से हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेन जो है वो पटरी पर उतरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वहीं पर अब जिस तरह से फिर से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और अब सरकार ने ये गाइडलाइन भी निकाल दी है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रोडोर्स जो है सड़कों पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये फैसला जो है पहले भी लिया गया था, तब भी ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना था कि इतने में हमारा बहुत ही मुश्किल है हमारा घर चलना, और उन्होंने तब भी प्रोटेस्ट किया था और प्रशासन से मांग की थी या तो किराए में बढ़ोतरी की जाए या तो 50% जो है वो कम कर दिया जाए, ये 50% जो किया है उसे हटा दिया जाए। तो वहीं पर जहां प्रशासन ये फैसला लिया था पिछले बार भी कि 19% किराया जो है बढ़ा दिया जाए, तो वहीं पर उसके बाद फिर से 50% कैपेसिटी का ये गाइडलाइन जो है सामने आती है। तो वहीं पर इनका ये कहना है कि इतने पैसों से सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम ही चलते हैं। वहीं पर अब जब फिर से मेट्रोडोर्स चलने लगी हैं, स्ट्राइक जो है खत्म हुई है, क्या अब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? तो उसी पर हमारे संवाददाता मोहिंदर की पेश है एक रिपोर्ट।
तो अभी आपने दृश्यों में देखा कि किस तरह से मेटाडोर्स में अभी भी ओवरलोडिंग हो रही है, मगर इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से एकदम से कानून लाया गया कि 50% पैसेंजर जो है वो मेटाडोर में होने चाहिए ताकि कोरोना काल से बचा जा सके, ये बात तो अच्छा फैसला कि लोगों की जान पहले है, मगर उन गरीब मेटाडोर्स और कनेक्टर्स का क्या, जो दिन को दिहाड़ी लगाते हैं और रात को जो है उनका घर का चूल्हा जलता है। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? वो ट्रांसपोर्टर जिन्होंने कह दिया कि अब मेटाडोर्स रोड पे नहीं चलेंगी, या फिर एलजी मनोज सिन्हा जी जिन्होंने एक ट्वीट करके ये फरमान निकाल दिया। क्या गरीब लोगों के बारे में सोचना किसका काम है? ये किसी ने देखा कि वो गरीब जो कोरोना काल की मार जो है वो पहले भी झेल चुका है, अब वो क्या करेगा? उन सवारियों का क्या होगा जो इस मेटाडोर्स के करके सफ़र कर रही हैं? उनको कौन देखेगा? अगर किसी बीमार ने हॉस्पिटल जाना वो कैसे जाएगा? बहुत कुछ देखना होगा सरकार को, और कानून इस तरह के बनाने होंगे कि इसमें आम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और कोरोना काल से भी बचा जा सके। आप जनता कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय जो है वो अहम रहने वाली है। और देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। तो बिल्कुल तंदीप, देखिए कि जहां पे ये कहा गया था, ऐसा ही एक नोटिफिकेशन पहले भी निकाला गया था, ऐसी एडवाइजरी निकाली गई थी जब ये कहा गया था कि जितनी भी मिनी मेट्रोस है, जितनी भी बसेस है, वहां पे 50% सवारी जो है वो बैठेगी। लेकिन देखने वाली तस्वीर ये कि अब दोबारा से वही रिवाइज की जाती है जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ये कहते हैं कि अब 50% जो है अब दोबारा से लागू किया जाएगा। उस पर ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल करते हैं कि आखिरकार 50% के साथ हमारा क्या होगा? या तो डीजल और पेट्रोल के दाम आप कम कीजिए तो हम भी देखते हैं कि आखिरकार हमारी गाड़ियां चल पाए। तो उसके चलते हुए आप देखिए तो ये तस्वीर में बताती है कि किस तरीके से लोग आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है तंदीप, 50% सवारी वाकई में जमीनी स्तर पर एक काम होना जरूरी हो पाया? क्योंकि तमाम जितने भी गाड़ी चालक हैं उनमें से आधे से ज्यादा उन्हें ये कह दिया है कि हम अपनी गाड़ी तब तक सड़कों पर नहीं लाएंगे जब तक या तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए जाते या किराए में बढ़ोतरी की जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर्स मांग कर रहे थे 19% किराया जो है वो भी बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं दोनों विभाग, या हम गाड़ी चालक की बात करें या आम जनता की बात करें, परेशानी दोनों ही तबकों को साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है, दोनों को परेशानियां हो रही हैं। अब देखने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार प्रशासन जो है क्या कुछ फैसला लेती है। तो चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब हम बात करेंगे सांबा पे, जहां पर सांबा की बात करते हैं, प्रिंसी तमाम जगह पर बात करते हैं जहां पर महामारी अगर केसेस की बात करें वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन गाइडलाइन जो है वो भी सामने आ रही है। और दुकानों को लेकर भी गाइडलाइन जो है वो सामने आई थी कि अब हफ्ते में 3 दिन कर दुकानें जो है खुला करेंगी। वहीं पर 3 दिन एक दुकान खुलेगी और 3 दिन दूसरी दुकान खुलेगी। वहीं पर पूरा समय बताया गया था, दिन भी बताया गया था कि आखिरकार किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी। वहीं पर अगर सांबा की बात करें तो वहां पर भी यही रूल्स था हर दुकानों के लिए, लेकिन वहां पर एसेंशियल सर्विस की अगर हम बात करें तो वहां पर वो भी हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से खुलने का फैसला लिया गया था। लेकिन
अब जो खबर सामने आ रही है कि लोगों ने वहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि एक एसेंशियल सर्विस जो है वो तो हर दिन हर टाइम जो है खुली रहनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो किसी भी प्रकार की कभी भी पड़ सकती है। तो वहीं पर अब वहाँ पर भी फैसला लिया गया है कि अब डेली जो है वहाँ पर एसेंशियल सर्विस खुली रहेंगी, यानी कि मेडिकल शॉप्स की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, मीट की शॉप्स की बात करते हैं, तो ये तमाम जितनी भी दुकानें हैं दही की, इन सब दुकानें जो हैं यहाँ पर अब ये रोज़ाना खुली रहेंगी, ताकि खाने पीने की और किसी इस तरह की इमरजेंसी सर्विस को लेकर कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। वहीं पर अगर दुकानदारों के ऊपर हम बात करें प्रिंसी, तो उनका साफ तौर पे ये भी कहना है या तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना चाहिए, या तो फिर ये 50% या फिर ये जो 50% का हिसाब लिया गया है ये ना ही रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे जो है केसेस और बढ़ेंगे। और पहले जब 100% दुकानें खुली रहती थी तो एक इंसान जो है, लोग जो है वो दूसरी दुकानों की ओर डाइवर्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब वो एक ही दुकान में होंगे जहाँ पर एक समय पर एक बार ही इंसान जो है दुकान पर जाता था, और उसके बाद अब वो एक दिन में 2-2 बार जाया करेगा, तो जिससे जो है रश जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रशासन को और कुछ नए रूल्स जो है निकालने चाहिए, या तो फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन जो है वो लगा लेना चाहिए। तो बिल्कुल वही तनदीप जिस तरीके से आप भी कह रही, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, या तमाम ऐसी चीजें जो हम अगर सब्जियों की बात करें वो भी चाहिए। तो ये सब चीजें प्रशासन को खुली रखनी चाहिए ताकि आम नागरिक सफर न करे। पहले ही कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, उससे भी लोग अब कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते हुए जा रहे हैं उस पर प्रशासन भी अपनी गाइडलाइंस दे रहा है कि किस तरीके से हम अगर देखने की बात करें कि कैसे जो नई नई गाइडलाइंस है वो आ रही है। तो वही जिस लिहाज से दुकानदारों की बात करें तो 50% दुकानों की बात की गई थी कि आखिरकार कितनी दुकानें यहाँ पे खोली जाएंगी और किस किस दिन पे कौन कौन सी दुकान खुलेगी। उस पे दुकानदारों का भी ये कहना था कि आखिरकार वो भी असमंजस में है कि कौन दुकानदार खुली रखेगा और कौन दुकानदार बंद रखेगा। तो उसके चलते हुए ये लाजमी था और बहुत ही जरूरी था कि दुकानदारों को भी ये बताया जाए कि किस किस की दुकान खुलेगी। लेकिन उसमें जरूरी सवाल यही उठता है तनदीप की एसेंशियल सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए नाइट कर्फ्यू लग जाता है, किसी के घर पे खुदा ना खास्ता भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी हो जाती है कि आपको दवाई उस समय चाहिए ही चाहिए। तो अगर दुकानें बंद रहेगी, पहले ही लोग जो है कोरोना की महामारी से मर ही रहे हैं, अगर छोटी मोटी दवाइयां उन तक नहीं पहुंचेगी तो एक संकट पे एक और संकट की घड़ी जो है वो दिखने को मिलेगी। तो वहीं पे आप समझिए कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, उस समय किसी को भी कुछ भी जरूरत चीजें जो है वो चाहिए। तो वहीं पे सांबा जिले की जहां ये बात आ रही है कि एसेंशियल सर्विसेज को लेकर अब ये कहा गया है कि वो अब खुली रहेंगी, किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वहां पर नहीं आएंगी। तो एक अच्छा कदम है जो डीसी द्वारा लिया गया है और सराहनीय भी है, क्योंकि इस प्रकार के कदम होने चाहिए, क्योंकि जनता जहां एक तरफ कोरोना के संकट से घिरी हुई है, दूसरी तरफ आप भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के आंकड़े भी अब दिल दहलाने वाले आ रहे हैं। अस्पतालों की हम बात करें, वहां पर भी अब 50% से ज्यादा जो बेड है वो भी अब बढ़ चुके हैं। और दिन ब दिन जिस तरीके से हम ये खबरें भी सुनते हैं, बहुत ही बुरा लगता है कि जहां पे कोरोना के चलते हुए काफी जाने भी जो है जम्मू कश्मीर में जा रही है। तो बहुत ही जरूरी है कि बाकी एसेंशियल सर्विसेज से अब लोगों को वंचित ना रखा जाए। इसके लिए इनकी जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो खुली रखे, ताकि आम जनता कम से कम जो दूध दही वगैरह या दवाई जो है या सब्जियां जो है वो अपने घर में कम से कम ला सके। बिल्कुल, उसी के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एसओपीज़ का पालन जो है पूर्ण रूप से किया जाए, चाहे वो आम नागरिक हो, दुकानदार हो या फिर कोई भी हो, अगर उसका कोई भी काम जो है वो चल रहा है, कारोबार चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन जो है एक किसी भी समस्या का हल नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन होगा तो पहले ही पिछले साल ही हर एक इंसान को, हर एक लोगों को हर एक प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ा। तो वहीं पर अगर फिर से एक बार लॉकडाउन हो जाता है तो फिर से बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो हो जाएंगी तमाम लोगों को। तो वो एक समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन को एक आखिरी बार, वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कह दी है कि लॉकडाउन को एक आखिरी हथियार जो है वो रखा जाए, और उसके चलते तब तक पूर्ण रूप से कोशिश की जाए कि एसओपीज़ का पालन जो है वो किया जाए। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से आप एसओपीज़ का पालन भी करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही रहती है प्रिंसी की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क भी लगाया जाए और साथ ही साथ सैनिटाइजिंग का भी ध्यान रखा जाए। और जहाँ पर आप जब हफ्ते में 3 दिन करके दुकानें खुला करेंगी तो वहाँ पर रश जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग, या फिर हम कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स जो हैं वो पहले बनाए गए थे, लेकिन अभी तक इस प्रकार के कहीं पर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो उन्हें जो है फिर से एक बार शुरू की जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हो सके और कहीं ना कहीं अब ये जो फैसला लिया गया है इससे केसेस जो है वो कम आए।
तो बिल्कुल बहुत जरूरी है इस प्रकार के कदम, जहां प्रशासन एक तरफ उठा रहा है, वहीं आम जनता और हम कह सकते हैं असमंजस में ना पड़े और परेशानियों में ना पड़े। तो उसके लिए ये भी देखना है कि एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जिस तरीके से सांबा में अब खुली रहेंगी, तो अन्य जगहों पे भी इस प्रकार से खुली रहनी चाहिए और लोगों को भी अब एहतियात बरतने की काफी जरूरी है। क्योंकि तनदीप, जहां हम बात करें पिछले 24 घंटे की, आप भी समझ लीजिए कि 1900 से अधिक मामले आ रहे हैं। उससे पहले की बात करते हैं तो 2200 से भी ऊपर आंकड़ा जा रहा है। जहां पिछले दिन की हम बात करते हैं तो 13 जो मृतक हुए थे इस कोविड-19 के, अब 24 घंटे की बात करें 8 मृतक उसमें घोषित हुए। तो काफी बुरा लगता है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, हमें ही आपस में अब ख्याल रखना है हर एक किसी का, क्योंकि पूरे देश की इस समय स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जहां आप भी देख रहे हैं कि तस्वीरें किस तरीके से बदल रही है। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा संकट और ना आए, संक्रमण के मामले और ना आए, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि तमाम जितने भी प्रोटोकॉल्स आपको दिए जाते हैं, चाहे वो गैदरिंग को लेकर हो, चाहे बाजारों को लेकर हो, चाहे शॉप्स को लेकर हो, इवन जिस तरीके से आपको ये भी कहा जाता है वैक्सीनेशन कराइए, या कह सकते हैं हम ये भी कि मास्क पहने घर से जरूर निकले। तो आप ये मत समझिए कि जब तक प्रशासन आपको रोकेगी नहीं, जब तक प्रशासन आपको टोकेगी नहीं, तब जाकर ही आप मास्क पहनेंगे। और खासकर उन शरारती तत्वों से मैं अपील करना चाहती हूं जिन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना वाकई में इतना घातक हो चुका है कि अब जो मामले हैं जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी तालमेल बिठाकर रखे और जितने भी एहतियात बरतने की बात आती है, जितने भी लोग हैं, अक्सर ये भी देखा गया तनदीप की नाइट कर्फ्यू तो लग गया है, लेकिन तमाम लोग घूमते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो उन लोगों से भी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों में बैठिए और ये ध्यान रखिए कि जहां पे अगर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई फायदा नहीं है, जहां पे जनता मैक्सिमम जो है लोग घरों में आराम कर रही होती है, सो रही होती है। तो बहुत ही जरूरी है जो भी सरकार आपको एहतियात बरतने के लिए बोलती है उनका पालन करिए और ख्याल रखिए अपना और अपने परिजनों का, ताकि ये संक्रमण जो है लगातार इस तरीके से ना बढ़े। तो वही हमने आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाया, जहां ये भी बताया कि मैटडोर की स्थिति क्या कुछ कहती है और ये भी आपको बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन के नाम पर अब भ्रष्टाचार जो है देखने को मिल रहा है। तो तनदीप, अब अगर हम देखें कि समय तो अब अलविदा लेने का हो चुका है, तो मुझे और तनदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।